नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेब डिज़ाइन की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक हमने बेसिक कुछ टैग्स देखे थे HTML के। अब यहाँ से मैं जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसमें मैं जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी जो हमारे HTML के पेपर में बनते हैं उनको लेकर चलूँगा। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा वो बेसिक इंट्रोडक्शन था और इम्पोर्टेंट ज़रूर था। अब यहाँ से आने वाला हर वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखें आप, और कोई डाउट हो तो पूछें। इस वीडियो में हम HTML में टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स पे किस तरह से काम करते हैं, ये देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब टेबल क्या होता है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। टेबल बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ रोस होती हैं, जो आड़ी लाइनें होती हैं उसको रो बोलते हैं, और खड़ी हुई लाइनें जो होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलेंगे। तो इस तरह से हमको अगर टेबल ड्रॉ करना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इस तरह से अगर हमको कोई टेबल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम HTML में किस तरह से काम करेंगे ये देखेंगे हम, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पेज में ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको इसको डायरेक्ट समझाऊंगा कि ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसे ना टेबल कैसे बनाया है। तो हेड, बॉडी, टाइटल, इन सब से तो आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। देखिए, टेबल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एक टैग की आवश्यकता होगी, टेबल टैग की, ठीक है। टेबल टैग से हमारे टेबल की शुरुआत होती है ना। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टेबल जो होता है वो रो और कॉलम से मिलके बना होता है, तो यहाँ कॉलम की तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा एक समय में एक रो बनेगी, ठीक है। मतलब रो वाइज हमारा टेबल बनेगा। जैसे आपको ये टेबल दिख रहा है, अब मेरे को अगर ये टेबल बनाना है, ठीक है, तो मैं एक समय में एक पूरी की पूरी रो बनाऊंगा, है ना। ये रो जो आड़ी लाइनें होती हैं, जैसे अभी हमको 3 रो दिख रही है, तो एक समय में एक रो, फिर दूसरी रो और फिर तीसरी रो। मतलब हमारा जो टेबल है वो रो वाइज बनेगा, ठीक है। एक समय में एक रो को हम डिफाइन करेंगे। अब टेबल के अंदर और कुछ हम टैग्स या एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, टेबल के अंदर हम 3 और टैग्स यूज़ करने वाले हैं, TR, TD और TH। TR मतलब टेबल रो, TD मतलब टेबल डेटा, और TH मतलब टेबल हेडिंग, ठीक है। इनको और समझ लेते हैं कि TR, TD और TH से क्या होगा। तो देखिए, जब मैंने बोला कि एक समय में एक रो बतानी है, तो किसी भी एक रो को बताने के लिए हम TR का यूज़ करते हैं। अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। TR के अंदर TD और TH यूज़ होते हैं, ठीक है। अब TH का यूज़ कब करेंगे और TD का यूज़ करेंगे, तो जब हम कोई टेबल की हेडिंग दे रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हम TH का उपयोग करेंगे। और जब कोई अंदर का डेटा दे रहे हैं तो TD का यूज़ करेंगे। जैसे आपको ये टेबल में दिख रहा है, रोल नंबर है, नेम है, सिटी है, तो ये क्या है, टेबल की हेडिंग्स हैं। तो जब मैं इनको बनाऊंगा तो TH का यूज़ करूँगा, और जब मैं अंदर का डेटा, जैसे डेटा दिख रहा है आपको, 1 है, राम है ना, हरदा है, ये जो भी डेटा दिख रहा है, तो ये डेटा जो है उसके लिए मैं TD का यूज़ करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, अभी करेंगे जब इसको। तो देखिए, मेरे को टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने टेबल टैग की स्टार्टिंग करी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, पहली रो होगी। अब पहली रो में देखिए क्या क्या है, हमारा आउटपुट हम इधर खुला रखा है मैंने, देखो क्या है, रोल नंबर है, नेम है और सिटी है ना। मतलब 3 वैल्यूज़ हैं, और तीनों ही क्या है, हेडिंग है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, 3 TH का यूज़ करा। पहले TH के अंदर मैंने लिखा रोल नंबर, है ना, TH क्लोज, दूसरे TH के अंदर नेम, और फिर तीसरे TH के अंदर सिटी, और उसको क्लोज कर दिया तीनों को, है ना। इसी के साथ साथ मैंने, देखो 3 ही आइटम थे, 3 ही वैल्यूज़ थी हमारी रो में। तो जब ये तीनों वैल्यू हो गई तो मैंने TR को क्लोज कर दिया। अब यहाँ TR को क्लोज करा, मतलब ये पहले वाले TR को मैंने क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरी पहली रो हो गई। जैसा मैंने आपको बोला था कि TR का यूज़ क्यों करते हैं, टेबल की रो को बताने के लिए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहली रो,
एक टी आर ओपनिंग से एक टी आर क्लोजिंग तक एक रो गिनाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हेडिंग है ना, 3 हेडिंग है, इसलिए इसके अंदर 3 TH का यूज़ किया गया है। दिख रहा है आप लोगों को TH, है ना। तो पहली वाली TR के अंदर 3 TH, तो RNO, नेम और सिटी हो गया। पहली रो क्लोज कर दी। अब आउटपुट में एक बार फिर से देखते हैं अपन। अब दूसरी वाली रो में हमको क्या दिख रहा है, दूसरी वाली रो में हमको डेटा दिख रहा है ना, 1 राम हरदा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है या कुछ कम दिख रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ कम है, तो आप मेरी बात पे ध्यान दें, है ना। तो दूसरी वाली जो रो है उसमें क्या है, 1 है, राम है और हरदा है, मतलब रो वाइज चल रहा है हम। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। तो देखिए, अब दूसरी रो बनाना है तो फिर से एक नया TR ओपन किया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, डेटा है। ठीक है, तो हम TH का यूज़ ना कर रहे हैं, यहाँ पे TH का यूज़ नहीं करते, TD का यूज़ करते हैं। तो मैंने TD का यूज़ कर लिया, है ना। पहला वाला डेटा 1, दूसरा वाला डेटा राम और तीसरा वाला डेटा हरदा। ठीक है, आया समझ में, ये तीनों डेटा हो गए। अब इसी के साथ साथ मैंने ये दूसरी रो ख़त्म हो गई तो ये TR को क्लोज कर दिया, मतलब ये दूसरी वाली रो डिफाइन कर दी। इसमें दूसरी वाली रो में क्या होगा, डेटा होगा। कौन कौन से डेटा होंगे, 3 डेटा होंगे, 1 राम और हरदा। अब हमको क्रम का ध्यान रखना है ना। ऊपर हमने पहली वाली रो में पहले क्या बताया, रोल नंबर, फिर नाम, फिर सिटी। तो वैसे ही होना चाहिए, पहले रोल नंबर होना चाहिए, फिर नाम होना चाहिए और फिर सिटी होना चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये हो गई हमारी दूसरी रो। अब एक और रो है, देखिए अगली, उसमें क्या है, रोल नंबर में 2 है, नाम में श्याम है और इंदौर है, मतलब 2 श्याम इंदौर। तो फिर से एक रो बनानी है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हमने TR को ओपन करा। ठीक है, और इसके अंदर हमने यहाँ TH लिखा हुआ है, मैं उसको वापस TD कर देता हूँ, कॉपी किया था मैंने इसलिए ऊपर वाले का, तो TH ही लिखा हुआ आ रहा है ना। कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि TH या TD ही यूज़ करना है। वो तो देखो, अब आउटपुट में अभी अभी आप देखेंगे कि जो आप TH के अंदर लिखेंगे वो आपको बोल्ड दिखेगा ऑटोमेटिक, और TD के अंदर नॉर्मल दिखेगा। अब ये देखेंगे जब अपन इसको फाइनली रन करेंगे तो। ठीक है, तो ये मैंने तीसरी रो डिफाइन कर दी, 2 श्याम इंदौर वाली, इस TR के ओपनिंग से इस TR के क्लोजिंग तक। ठीक है, ये हमारी दूसरी रो हो गई। अब देखा आपने कि 3 रो हमने बना ली, एक रो में हेडिंग्स थी और बाकी 2 रोज में डेटा था। अब मैंने जो टेबल बनाया अभी आपको मैं जो आउटपुट में दिखा रहा हूँ उसमें केवल इतनी ही रो है ना, मतलब टेबल खत्म हो गया। तो फिर यहाँ टेबल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये मैं इस तरह से एक के नीचे एक लिखता हूँ ताकि बहुत सारे टैग यूज़ हो रहे हैं तो किसका ओपनिंग किसका क्लोजिंग समझ में आए। जैसे ये TR का ओपन, TR का क्लोज, TR का ओपन, TR का क्लोज, है ना। और ये टेबल का ओपन, टेबल का क्लोज, ये बॉडी का ओपन, फिर बॉडी क्लोज कर दी हमने। एक के नीचे एक इस लिखने से इस तरह से हमको प्रॉपरली समझ में आएगा कि किसका कहाँ ओपनिंग हो रहा है, कहाँ क्लोजिंग हो रहा है। तो टेबल को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को मैंने क्लोज कर दिया। जो भी काम किया सेव कर दिया। कैसे सेव करते हैं ये आपको मालूम है, और ओपन कैसे करते हैं ये भी मालूम है, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। रिफ्रेश किया मैंने तो देखिए ये मेरे को टेबल दिख रहा है। ठीक है, अब जो टेबल दिख रहा है जो मैंने शुरू में आपको टेबल दिखाया था उसके जैसा नहीं दिख रहा है, थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। वो अभी हम वापस उसको टेबल्स के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके वैसे बना लेंगे। अभी एट्रीब्यूट मैंने नहीं बताए हैं आपको। तो देखो अभी तक जो बनाया है उसके आधार पर ये टेबल हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको दिख रहा है कि हेडिंग जो है वो थोड़ी सी बोल्ड है। ठीक है, और बाकी पहली वाली रो जो है वो बोल्ड दिख रही है क्योंकि हमने TH में लिखा है, और बाकी 2 रो जो है वो बोल्ड नहीं दिख रही है क्योंकि TD में लिखा गया है। आ गया समझ में। अब और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेसिक टेबल हो गया। अब इसके बाद हम टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको टेबल समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब टेबल के एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। तो एट्रीब्यूट्स भी ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, एक एक करके मैं अब आपको एट्रीब्यूट बताऊंगा। देखो एट्रीब्यूट कहाँ होते हैं, एक एक करके मैं बताता हूँ। ठीक है,
एट्रीब्यूट्स कहाँ लिखे जाते हैं ये पता है अभी हमको। ये जो हमने टेबल लिखा इसके पीछे वाला जो ब्रैकेट है उसके पहले एट्रीब्यूट लिखेंगे। तो पहला एट्रीब्यूट हम देख रहे हैं बॉर्डर। ठीक है, अभी आपने देखा आपका जो टेबल है उसके आजू बाजू बॉर्डर नहीं दिख रही थी आपको। अब मान लो मेरे को इसके आजू बाजू बॉर्डर डालना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, और सॉरी कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बॉर्डर, और इक्वल टू करके कोई भी एक पॉजिटिव नंबर दे देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे जैसे बड़ा नंबर देते जाओगे आपकी बॉर्डर उतनी बड़ी होती जाएगी, मतलब उतनी विड्थ उसकी बढ़ती जाएगी। मैंने सेव कर दिया है यहाँ पर, और इसको पेज को ओपन किया और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखेंगे आप कि हमारे पेज के आजू बाजू में आप बॉर्डर आ गई है, दिख रही है बॉर्डर आप सभी लोगों को। अब इसके बाद आगे के एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं पेज पे। अब अगला एट्रीब्यूट है, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई इमेज कोई कलर डालना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर डालने के लिए हमारा एट्रीब्यूट है बीजी कलर, BGCOLOR। मान लीजिए मेरे को ग्रीन कलर देना है तो मैं ग्रीन कलर दे दूंगा। तो इस तरह से हमारे जो टेबल है उसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ जाएगा। एक दो एट्रीब्यूट और आपको बता देता हूँ। हाइट की बात करते हैं। हाइट से हम क्या कर सकते हैं, टेबल की ऊंचाई को सेट कर सकते हैं। मैंने इसकी हाइट कर दी 100 मतलब 100 पिक्सल्स, और चौड़ाई के लिए मैंने उसकी विड्थ कर दी 100। अब मैंने 3 एट्रीब्यूट लगाए हैं, कलर, हाइट और विड्थ। अब ये सेव करके मैं आपको एक बार दिखाता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये हमारा पुराना टेबल है, मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो टेबल जो है वो हमारा ग्रीन कलर का हो गया है। कलर अगर नहीं दिख रहा हो तो हम अपने हिसाब से कोई कलर दूसरा डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइट और विड्थ भी बढ़ गई है। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अपन टेबल का कलर बदल देते हैं और हाइट और विड्थ थोड़ी और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि अंतर समझ में आए। तो मैंने टेबल का कलर कर दिया है रेड, और इसकी हाइट कर दी 300, विड्थ कर दी 300, और सेव करके पेज पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो आउटपुट हमको दिखेगा। ठीक है, ये देखिए टेबल रेड हो गया हमारा, और उसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल्स हो गई और विड्थ जो है वो 300 पिक्सल्स हो गई। क्लियर है, ये हो गए हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स। अब और एट्रीब्यूट्स देखते हैं। देखिए एक एट्रीब्यूट और होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का यूज़ करके हम अपने टेबल के बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल सकते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था जब बॉडी के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, तो कलर का यूज़ कर रहे हो तो बैकग्राउंड का यूज़ मत करो, और बैकग्राउंड का यूज़ कर रहे हो तो कलर का यूज़ मत करो, कोई मतलब नहीं है ना। बैकग्राउंड से कलर होगा, और सॉरी बीजी कलर से बैकग्राउंड में कलर आएगा, और बैकग्राउंड का यूज़ करके, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम इमेज डाल सकते हैं। तो दोनों का हम यूज़ एक साथ नहीं करते हैं। एक बार हम इमेज डाल के भी देख लेते हैं, है ना। मैं एक कलर हटा देता हूँ, मैंने कलर हटा दिया, अब इमेज डाल रहा हूँ मैं। अब इमेज डालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो कोई इमेज आप सिलेक्ट कर लें जो आपको डालना है ना। जैसे ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, तो मैंने इसमें से ये कॉलेज की इमेज है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, और यहाँ से सिलेक्ट नहीं करता हूँ मैं, हाँ, है ना। इमेज जो भी डालना है उसकी पहले आप देखिए, एक काम करिए, उसके राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको पहले उसका पूरा, देखिए इमेज देने के लिए आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा इमेज का, है ना। तो यहाँ से पाथ कॉपी कर लीजिए, ये पाथ दिख रहा है आपको लोकेशन पे, फिर स्लैश लगा के आपको ये इमेज का नाम लिखना पड़ेगा। तो कट कॉपी वाला काम बहुत सारा करना पड़ेगा, और फिर नाम के बाद .jpeg देना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ, तो मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। देखिए पहले आपको यहाँ लोकेशन कॉपी करके लाना है। ठीक है, जो लोकेशन पे मिल जाएगा आपको, वहाँ राइट क्लिक करके फिर स्लैश लगा के इमेज डालना है, इमेज का नाम भी मिल जाएगा, और फिर डॉट के बाद उसका जो एक्सटेंशन है JPG वो डालना है। ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ हाइट और विड्थ जो है इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारी इमेज अच्छे से दिखे हमको, है ना। टेबल बड़ा कर दिया मैंने। अब देखिए हम रिफ़्रेश कर देते हैं उसको, ये टेबल आ गया है ना। टेबल के बैकग्राउंड में हमने इमेज डाल दी। इस तरह से हम टेबल के बैकग्राउंड में इमेज भी डाल सकते हैं। आया समझ में?
तो ये बैकग्राउंड एट्रीब्यूट और हो गया। अब मैं इसको अभी हटा देता हूँ, मेरे को अभी इमेज नहीं डालना है, ठीक है, दूसरे एट्रीब्यूट्स को समझना है। तो मैं ये बैकग्राउंड को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसकी विड्थ भी थोड़ी कम कर देता हूँ जैसी पहले थी। तो अभी तक हमने बॉर्डर पढ़ लिया एट्रीब्यूट में, ठीक है, बीजी कलर पढ़ लिया, और हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड, 5 एट्रीब्यूट पढ़ लिए हैं। एक और एट्रीब्यूट होता है अलाइन। अलाइन का यूज़ करके हम टेबल को सेंटर में ला सकते हैं या बीच, लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे को सेंटर में, बीच में सेंटर में दिखाना है ना टेबल, तो मैंने अलाइन का यूज़ किया और अलाइन इक्वल टू कर दिया सेंटर। तो देखिए टेबल जो है वो अलाइन होके सेंटर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये एक और एट्रीब्यूट हो गया। अब मैं आपको 2 एट्रीब्यूट और बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग। ठीक है, अब सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग से होगा क्या, पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल पैडिंग की। सेल पैडिंग का यूज़ होता है, ये देखो इसको एक सेल बोलेंगे है ना, एक डब्बा जो है वो सेल कहलाएगा। तो सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसकी, उसके बाहरी दीवारों के बीच की दूरी है ना, जैसे ये हरदा लिखा है, अब हरदा की उसके ये जो चारों तरफ की दीवारें हैं उसकी दूरी अगर हमको सेट करना है तो वो कहलाता है सेल पैडिंग, ठीक है। सेल पैडिंग करके देखते हैं, समझ में आया। मतलब टेक्स्ट के अंदर, जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी उसके बाहरी दीवारों से जो दूरी है वो हम सेट करते हैं सेल पैडिंग की सहायता से। अभी देख लो सेल कैसा दिख रहा है ना। अब रिफ्रेश करूँगा मैं, थोड़ा ज़्यादा देते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है। तो ये 30 पिक्सल्स की दूरी हो गई इसके चारों तरफ से, बोल सकते हैं है ना। वैसे वो लेफ़्ट और टॉप से होता है, लेकिन दिखने में हमको ऐसा लगेगा चारों तरफ से दूरी सेट हो रही है। तो समझ में आया आपको सेल पैडिंग। सेल पैडिंग से हम सेल के अंदर का जो टेक्स्ट है उसका डिस्टेंस उसके चारों तरफ की वॉल्स से सेट करते हैं। दूसरा होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में ये आपको जो दीवारें दिख रही हैं सभी, ये कितनी पतली है ना, दिख रहा है पतली, कितनी पतली है, ये पतली पतली लाइन है। इनको ही अगर हमको मोटाई सेट करना है, देखो 2 तरह से बोल सकते हैं। एक तो ये मैंने बोल दिया कि सेल की जो आजू बाजू की जो वॉल्स दिख रही हैं, सभी सेल्स के आजू बाजू की जो वॉल्स दिख रही हैं उनके बीच की दूरी सेट करने के लिए सेल स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। या देखो 2 सेल के बीच की दूरी को हम बोल देंगे 2 सेल के बीच की दूरी। अब देखो ये 2 सेल है, इनके बीच की दूरी क्या है, ये है इतनी पतली लाइन। अब अगर मैं लाइन को मोटा करता हूँ तो इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसको हम दोनों तरह से बोल सकते हैं, मतलब सेल स्पेसिंग से हम लाइन को मोटा कर सकते हैं, और दिखती बात है लाइन को मोटा कर रहा है मतलब सेल के बीच के स्पेस को बढ़ा रहा है ना। करके देखते हैं। अभी मैंने सेल स्पेसिंग को कर दिया 30, 20 रहने दो, 20 कर दिया, सेव कर दिया। अब देखना, हाँ ये अभी देखो कैसा दिख रहा है। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो देखो ये जो दीवारें थी इनकी मोटाई बढ़ गई, और दिखती बात है मोटाई बढ़ गई मतलब ये 2 सेल्स के बीच की दूरी बढ़ गई, ठीक है। तो सेल पैडिंग में हम सेल्स की, किसी एक सेल के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट की उसके चारों तरफ की दीवारों से डिस्टेंस सेट करते हैं, और सेल स्पेसिंग का यूज़ करके 2 सेल्स के बीच का हम डिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये टेबल टैग समझ में आया होगा। अभी ये जो टेबल टैग है ये पूरा नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन अभी मैं इसको एक वीडियो में और
इसका एक और पार्ट बनाने वाला हूँ, है ना। ये वीडियो लंबा हो गया तो एक वीडियो अभी और आएगा, एक पार्ट और आएगा इसका, ठीक है। तो अगर इस पार्ट में आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बिल्कुल पूछो, है ना। और अगर किसी ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, प्लीज़। चलो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।